हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं 6th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 4 चैप्टर का नेम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहले जो हेडिंग है वह है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसन के नाम से जाना जाता है। स्थलीय मतलब स्थल जो है, स्थल भूभागों को महाद्वीप, जलाशयों को मतलब जल से संबंध है, जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो बड़े स्थलीय भूभाग मतलब कि महाद्वीप को देखेंगे। हमारे महाद्वीप कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। तो हमारे उसमें पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसमें देखेंगे एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले इसमें चित्र में देख लेते हैं कि एशिया इधर किधर है, मतलब इसमें किधर है। तो जैसे कि ये बड़ा सा जो दिख रहा है येलो, ये जो भाग है, ठीक है, यही एशिया है, जिसमें कि हमारा जो भारत है, ये इसी के अंदर एशिया के अंदर आता है। दक्षिण एशिया में ये हमारा जो है आता है। अब हम देखेंगे कि एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के लगभग 30% स्थलीय भूभाग पर फैला हुआ है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली सीमा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर बनाती है। आइए हम इसमें देखें, ये जो अलग कर रही है यूरोप को और एशिया को अलग कर रही है यूराल पर्वत है, ठीक है, ये। और इसी में कैस्पियन सागर, ये जो है ये कैस्पियन सागर ये अलग करती है। अब हम आगे और पढ़ें इसमें, तो एशिया और यूरोप को कभी कभी संयुक्त रूप से यूरेशिया भी कहा जाता है। भारत इसी में महाद्वीप में स्थित है, एशिया में। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ें, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। आइए हम इसमें पहले देखें, इसमें हम देखें कि अफ्रीका किधर है। तो अफ्रीका, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, तो ये अफ्रीका है, जिसमें कि ये जो रेखा है वो कर्क रेखा है, ये रेखा भूमध्य रेखा जिसे कि विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और ये है मकर रेखा, ठीक है। ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका से होकर गुजरती हैं, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जिस वजह से गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ के लोग भी काले दिखाई देते हैं। अब हम इसमें देखें अफ्रीका के बारे में और पढ़ें, तो विश्व का सबसे बड़ा सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान सबसे गर्म माना जाता है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अफ्रीका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें कि सुएज नहर इसी एशिया से अलग करती है। अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ें, तो हम पहले देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका इस डायग्राम में किधर है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, ये जो देख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है। आइए हम अब पढ़ें आगे। तो इसमें उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप पनामा के जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अब हम इसमें देखें जूम करके, तो उत्तरी अमेरिका ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो जल संधि इसको ये इससे जोड़ता है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है जल संधि से। अब ये तो था उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ें, जूम करके ये चित्र हमें दिखता है। अगर हम उसमें देखें, उसी नक्शे में देखें दक्षिण अमेरिका को, तो दक्षिण अमेरिका ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इससे 2 रेखा होकर गुजरती हैं, विषुवत रेखा और
मकर रेखा, इसमें भी इस बीच जो है ब्लैक मतलब काले लोग पाए जाते हैं। अब हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ें तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर, कैस्पियन नहीं, कैरेबियन सागर यहाँ पर पाया गया है। और इसमें जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी श्रृंखला एंडीज इसके पश्चिमी भाग में फैली हुई है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी अमेजन इसी महाद्वीप से होकर बहती है। अब हम पांचवा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर हम इसको उसमें मैप में देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप ये हमें दिखने को मिलता है। ये हम अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है, जिसमें कि ये दक्षिण में पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है। इसे दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर बसे हुए नहीं हैं। अब हम इसमें पढ़ें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है, इसलिए इसे जो है श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, जो मानव है वहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन बहुत से देशों के शोध यहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि भारत के भी यहाँ पर 2 क्षेत्र स्थित है, जिसमें कि एक मैत्री है और एक दूसरा है भारती। अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ें तो पहले हम यूरोप महाद्वीप उसमें मैप में देखें तो यूरोप महाद्वीप हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ें तो इसमें यह एशिया से जुड़ा हुआ है और इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यह एशिया से यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और यह उत्तर में अंटार्कटिका, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अब हम 7वां महाद्वीप के बारे में पढ़ें तो हम 7वां महाद्वीप से पढ़ने से पहले अगर हम इसमें ऐसे देखें, अगर हम इनको खानों को गिने, जिसमें कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी, उनको जो है आसानी होगी। अब इसमें देखें तो इसके खाने कितने हैं, इसके खाने कितने हैं, इसके बॉक्स कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं। अगर हमें देखने में दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा एशिया सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। अब हम 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों ओर से महासागरों तथा सागरों से घिरा होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब हम इसमें देखें, अगर इसमें मैप में देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो थी हमारे महाद्वीप। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जलमंडल के बारे में, जिसमें कि जो प्रशांत महासागर ये सब हमें देखने को मिलेंगे। तो हम पहले इसमें देखें जलमंडल आखिर होता क्या है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से और 29% भाग जो है स्थल से ढका हुआ है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और अजल वाष्प सम्मिलित है, जैसे महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में है, जो खारा पानी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। मतलब जो वहाँ पर जो है 97% जो पानी है वो महासागरों में उपलब्ध है, जिसमें कि खारा पानी है, जो कि उसको वो जो होते हैं मानव हम लोग उसको पी नहीं सकते, ना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो खारा है। खारा पानी से नमक निकाला जाता है। अब जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
जिसमें कि हम देखे हैं कि ये जो है इतना पानी ये लवणीय है जो हमारे पीने योग्य नहीं है। अब ये जो है 2.5% ये अलवण है, ये पीने योग्य पानी है, हम इसको पी सकते हैं। अब हम महासागर के बारे में पढ़ें तो महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरों की 3 मुख्य गतियां हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, जिसमें कि महासागर जो है वो 5 हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त है। इसी महासागर में स्थित है। मेरियान गर्त जो है इसी में स्थित है। इसकी आकृति लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर के। अब हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह हमें इस प्रकार की आकृति का दिखता है। इसके पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और जो प्राकृतिक बंदरगाहों और पत्तानों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब हम ये देखें दंतुरित रेखा। दंतुरित रेखा ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम आगे देखें हिंद महासागर के बारे में। तो यह एक महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब हम दक्षिणी महासागर की बात करें तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। इसके अंटार्कटिका भाग यह दक्षिण ध्रुवीय है, ठीक है। यह महासागर मुख्य रूप से 60% दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में फैला हुआ है। अब हम 5वां अंटार्कटिक महासागर के बारे में पढ़ें तो यह उत्तरी अमेरिका यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा है। यह बेरिंग जलसंधि नामक एक संकीर्ण जलमार्ग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अब हम ये तो था हमारे महासागर। अब हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि हमें जो वायु है वो कैसे प्राप्त होती है, कौन सी वायु हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी वायु हमारे लिए हानिकारक है। तो हम पहले वायुमंडल को पढ़ेंगे। वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों ओर गैस की मोटी चादर है। इसे हम हवा कहते हैं। यह चादर हमें हर समय घेरे रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। वायुमंडल हमें क्यों जरूरी है आखिरकार? ये जो है हमें हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमें मिलती है। इस परत से वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे लिए लाभदायक होती है। लेकिन ये पेड़ पौधे जो होते हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और हम ग्रहण करते हैं और हम मुंह से जो छोड़ते हैं, मनुष्य द्वारा जो छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो होते हैं पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। अब पेड़ पौधे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उनको। सूरज की किरणें खतरनाक किरणें अल्ट्रावायलेट से बचाता है वायुमंडल जो होता है, ठीक है। रात में पृथ्वी का ताप बाहर नहीं जाने देता, इसलिए बहुत ठंड नहीं पड़ती है। बारिश, हवा, मौसम सब वायुमंडल की वजह से होता है। अब हम इसमें देखें वायुमंडल में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस, जो कि 78% है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, 21% पाई जाती है। हम यह सांस लेते हैं, 21% यहाँ पर गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह द्वारा छोड़ी जाती है जो कि पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं और शुद्ध वातावरण बनाते हैं। जलवाष्प, आर्गन आदि बहुत कम मात्रा में है, मतलब कि ये 79 है, ये 21 है, मतलब कि 99% ये हो गया। और 1% जो है बाकी सारी गैसें आती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प, आर्गन
और मीथेन, आर्गन, सब ये जो सारी गैसें हैं ये 1% के अंदर आती हैं। धूल के कण भी रहते हैं और इन्हीं की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के में लाल और रंगी रंग दिखाई देता है। अब हम जो देखें कि वायुमंडल में 6 परतें पाई जाती हैं, जिसमें कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभमंडल की बात करें तो जिसमें कि इसमें हम रहते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे क्षोभमंडल को। क्षोभमंडल पृथ्वी की सबसे नीचे का वायुमंडल स्तर है। यही वह हिस्सा है जहां हम रहते हैं और सांस लेते हैं। इसकी औसत मोटाई 12 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। यह मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। बादल, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली, ये सब यही बनते हैं वायुमंडल में, इसी में बनते हैं ये बादल, ये सब। और ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है। हर 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है, कम होता है। इसमें जलवाष्प, धूल कण गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए मौसम बदलता रहता है। इसके सबसे ऊपरी क्षोभ सीमा होती है जो इसे अलग स्तर, मतलब समताप मंडल से अलग करती है। अगर हम संक्षेप में इसको जानें तो क्षोभ मंडल हमारा मौसम वाला घर है, जहाँ सारी मौसमी गतिविधियाँ होती रहती हैं और हम जीते हैं। दूसरी जो परत है वह है समताप मंडल। हम समताप मंडल के बारे में तो समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। यह धरातल से लगभग 12 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यहाँ का तापमान ऊपर जाने पर घटता नहीं है, बल्कि समान या थोड़ा बढ़ता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है और हमें बचाती है, हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत, ठीक है। और यहाँ वायु जो यहाँ का जो हवा है बहुत ही पतली होती है और बादल बहुत कम बनते हैं यहाँ पर, और इसलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। कौन सी परत में? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ मौसम शांत और सुरक्षित रहता है। अगर हम संक्षेप में इसकी बात करें तो समताप मंडल ठंडी और शांत परत है जिसमें ओजोन परत होती है और हवाई जहाज यहीं उड़ते हैं। तीसरी परत की बात करें तो तीसरी परत है मध्य मंडल। अब इसमें मध्य मंडल को हम देखेंगे तो इसमें मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे होती है। तापमंडल में, इसमें मध्य मंडल में हम देखें तो ये जो है, ये सही नहीं लिखी है लाइन, इसको हम कट करते हैं। तो ये मध्य मंडल, अब हम मध्य मंडल को इसमें चित्र में देखेंगे कि मध्य मंडल इधर किधर है। देखिए मध्य मंडल ये है, तो ये क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल से ऊपर है और बहिर्मंडल आयन मंडल से नीचे है, ठीक है। ये इसकी हम मध्य मंडल की बात कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर से 80 से 85 किलोमीटर तक होती है और यहाँ तापमान बहुत कम होता है। जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा पड़ता है, ठीक है। यहाँ तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। इसी परत में उल्काएँ आती हैं, उल्काएँ जो होती हैं वो आती हैं और जलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ हवा होती है जिससे कि घर्षण होता है, इसलिए इसकी उल्का जलने की परत भी कहते हैं। अब तीसरी है आयन मंडल। आयन मंडल को हम समझें तो आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत जो मध्य मंडल के ऊपर और बाह्यमंडल के अंदर होती है, या फिर नीचे भी कह सकते हैं। यह लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है।
इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि सूर्य की परावैंगनी किरणें यहाँ की गैसों को तोड़कर आयन बना देती हैं, इसलिए इस परत में बहुत सारे आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से इसे आयन मंडल कहते हैं। ये परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, इसलिए दूर दूर तक रेडियो और टीवी सिग्नल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर औरारा भी दिखाई देते हैं, मतलब ध्रुव ज्योति दिखाई देती है। और अगर हम इसे संक्षेप में बात करें तो आयन मंडल, मतलब इजी लैंग्वेज में, आयन मंडल वो परत है जहाँ सूरज की किरणों से हवा में बिजली के कण बन जाते हैं और ये रेडियो सिग्नल को उछाल कर दूर भेजने में मदद करती है। अब हम छठा जो है बहिर्मंडल, इसके बारे में हम बात करें तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सबसे पतली परत होती है। यह पृथ्वी की सबसे लगभग सतह से लगभग 500 से 600 किलोमीटर से 1000 मतलब 500 से 6 किलोमीटर और से 10,000 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ की जो वायु है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यहाँ हवा जो है बहुत कम होती है। लगभग खाली सा स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के जो कण हैं इतने दूर दूर होते हैं, वे अंतरिक्ष में पानी भाग में जो है जाते हैं। यहाँ का यही कारण है कि उपग्रह जो सैटेलाइट और भी इस परत में आसानी से चक्कर लगाती है, क्योंकि यहाँ हवा का घर्षण बहुत कम होता है। यह वायुमंडल के अंतरिक्ष में बीच की सीमा की तरह होता है। अब हम इसे देखेंगे, अब हम देखेंगे जीवमंडल के बारे में। ठीक है, ये जो पानी है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं जलमंडल। इसी में जो है महासागर बनने हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर और ये सब 5 महासागर इसके अंदर बनने हैं। ठीक है, इसी को हम जलमंडल कह रहे हैं। ठीक है, अब वायुमंडल इसमें जिसमें कि तरह तरह की जो वायु है, तरह तरह की जो वायु इसमें पाई जा रही है और जिसमें कि 6 परतें पाई गई हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 6 परतें, सौरमंडल, सप्ताहमंडल, ये सारी परतें जो है इसी के अंदर वायुमंडल के अंदर पाई गई हैं। और स्थलमंडल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि जो महाद्वीप हैं इसमें पाए गए हैं, जिसमें कि 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब इसमें स्थलमंडल पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जीवमंडल के बारे में, जिसमें कि ये जानवर वगैरह और मनुष्य ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। आइए हम इसमें पहले देखेंगे जीवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीव मतलब सजीव रहते हैं, और यानी कि सभी यानी सजीव का मतलब जो जीवित लोग हैं, जीवित हैं, पशु आ जाएं या फिर मनुष्य, यहाँ यानी यहाँ के भी जीवन है, वो पूरा इलाका जीवमंडल कहलाता है। और जीवमंडल 3 मुख्य भागों से मिलकर बना है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। स्थलमंडल में भूमि, और जलमंडल में पानी, वायुमंडल में हवा। यहाँ पर जहाँ पेड़ पौधे, जानवर, इंसान रहते हैं इसमें स्थलमंडल कहते हैं, और जलमंडल जहाँ नदियाँ, समुद्र, तालाब, मछली, विहर, जल जीवल रहते हैं जो है जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल में देखें तो पक्षी, कीट उड़ते दिखते हैं, और हवा में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। ये हम इजी लैंग्वेज इसकी जो है पढ़ सकते हैं। अगर हमें सरल शब्दों की बात करें तो जीवमंडल स्थल, जल, जीवमंडल स्थल और जल, वायु का वह हिस्सा जहाँ जीवन संभव है, और जिससे कि पौधे, जानवर, इंसान सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और जीवमंडल में साथ साथ रहते हैं। इसी से हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, इसी को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। जीवमंडल में वह जगह है, संक्षेप में अगर हम देखें तो जहाँ पृथ्वी पर जीवन है, जमीन पर पानी है और हवा है, इसी को जो है हम जीवमंडल कहते हैं। तो आज की हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।